चलो, तो काफी दिनों बाद मुलाकात हुई है। कैसे हो सब लोग आप? बढ़िया। चलो अपन देखो, कुछ अपडेट है। दिलीप सर कहाँ गए? मैं कौन हूँ फिर? हाँ, दिलीप सर का छोटा भाई है, टिल्लू फ्रॉम कानपुर। ये अपडेट का सायरन है, सायरन सायरन है ये। अरे इधर देखो, या ये वाला सायरन सही नहीं है तो और देखो भाई, ये क्या हो गया? ये क्या सायरन? ठीक है, इधर देखो, एक मैंने आपको शब्दावली के अंदर टॉपिक भी लिखता जाऊंगा, है ना? शब्दावली, आवाज नहीं करे मुन्ना, उसके अंदर एक था पॉइंट डी बिकिंग। क्या था? डी बिकिंग जो है 1 महीने की उम्र पे नहीं करते हैं, डी बिकिंग 1 दिन की उम्र पे करते हैं। क्या है? हाँ, डी बिकिंग ये सबको करवा दिया, बस आप ही बचे थे 1 दिन की उम्र पर करते, है ना? आवाज नहीं करे मुन्ना, डी बिकिंग जो है, डी बिकिंग पहले क्या लिख रखा था अपन ने? 1 माह 1 दिन की उम्र पे। ठीक है सर, आप इतने दिन कहां थे? मैं कैलाश पर्वत पे गया था। हाँ, कैलाश पर्वत पे था। ये लिख लिया क्या? डी बिकिंग है ना, चोंच काटने की क्रिया। डी बिकिंग का मतलब तो जानते हो ना आप? क्या उसमें ही रप्पा रप्पा हो रहा है? चलो, एक तो ये था बेटा, और एक कुछ टर्म और है, जैसे कि एक आपने टैगिंग सुना होगा ना? क्या होता है? अरे आवाज नहीं, टैगिंग का मतलब क्या होता है? बछड़ों को चिन्हित करना। और एक और है, जैसे कि मैं आपको लिखाना चाह रहा हूं, टैगिंग का मतलब क्या होता है। एक तो था कि सर बछड़े को चिन्हित करना, ये आपने लिख रखा है ना? तो एक टैगिंग है और एक है बेटा डैगिंग। इधर देखो पहले तो आप, टैगिंग, डैगिंग, और एक नाम है बेटा क्रचिंग। क्या रे? क्रचिंग। इधर देखो, टैगिंग, टैगिंग, इधर है बेटा डैगिंग, और एक है क्या? क्रचिंग। तो एक टैगिंग का मतलब था बछड़ों को चिन्हित करना, और इस टैगिंग और डैगिंग का मतलब होता है भेड़ के पिछले हिस्से से। अच्छा, मैंने सोचा आवाज नहीं आ रही है। हाँ हाँ, भेड़ के पिछले हिस्से से गंदी ऊन को हटाना। पिछला हिस्सा कौन सा? अब आप कोई पैर की बात नहीं करें, पिछवाड़े से, यानी कि सर संभोग में आसानी हो।
तो भेड़ के पिछले हिस्से से गंदी ऊन को हटाना क्या कहलाता है? टैगिंग या डैगिंग कहलाता है। आगे बात समझ। ये क्रचिंग क्या होता है? तो भेड़ के पेट से व थनों के चारों तरफ से ऊन को हटाना क्या कहलाता है? क्रचिंग कहलाता है। लिखो इसको, है ना। तो वो टैगिंग लिख रखा ना, वहां पर लिख सकते हो। ये तो जो चिन्हित करने की विधियां था। अरे टॉपिक नहीं था, चिन्हित करने की विधियां, वहां देखो। हाँ, वो चिन्हित करने की विधियों में एक टैगिंग का मतलब क्या होता है बेटा? हाँ, तो मैं ये लिख देता हूं। अरे आवाज नहीं, क्लास बड़ी भयंकर है ये। हाँ, ये जो था, एक टैगिंग का मतलब क्या था बेटा? एक टैगिंग का मतलब होता है बेटा गोदना। क्या होता है रे? गोदना होता है, ठीक है। तो ये अपन ने बात की थी कि सर बछड़ों में करते हैं। किस में करते हैं रे? बछड़ों में करते हैं। अरे पक्षियों में रे, सॉरी सॉरी। अरे मुझे टैटूइंग याद रह गया रे। होता है, बड़े बड़े शहरों में होता रहता है। पक्षियों में व पशुओं में, तो ईयर टैगिंग पशुओं में करते हैं। लिख रखा था आपने? हाँ, पक्षियों व पशुओं में करते हैं। और एक नीचे अपन जो नोट लगा के लिख रहे हैं वो है सर टैगिंग। टैगिंग का मतलब होता है भेड़ के पिछले हिस्से से, भेड़ के पिछले हिस्से से गंदी ऊन को हटाना। एक टैगिंग का मतलब पिछले हिस्से से गंदी ऊन को हटाना। क्रचिंग का मतलब होता है भेड़ के पेट व थनों से ऊन हटाना। टॉपिक का नाम क्या है? तो टॉपिक लिख रखा ना, ये चिन्हित करने की विधियां। तो इस टैगिंग का मतलब था सर पक्षियों पशुओं में करते हैं। ये अस्थायी विधि थी, ये बात हुई थी। वो अमास्य वाले टॉपिक में कुछ करवाया था क्या आपको? वो रिगर्जिटेशन वगैरह थोड़ी बताया मैंने। बहुत लेवल का टॉपिक है वो। वहां पर तो इतनी ही बातें होती सर, बड़ा भाग कौन सा, छोटा भाग कौन सा, और ऐड कर रहे हैं अपन, है ना। चलो, है जगह छोटी मोटी। आमाशय वाला टॉपिक देखो। अरे पेट वाला देखो, देखो बेटा, टॉपिक ही नहीं मिला अभी तक तो। देखो जगह के सब है, ठीक है। झंडे गाड़ देंगे। इधर देखो अब। कराई याद दूसरे मैच में भाग गए, मिस बिट्टू याद। अरे भागा नहीं बेटा, ठीक है चले आगे। टॉपिक है आमाशय वाला। कौन से वाला बेटा? आमाशय यानी पेट वाला, है ना, के आधार पर जानवरों का वर्गीकरण।
छोटी सी बात है। देखो रोमन के अंदर वैसे रोमन की पीएच लिखा रखी थी ना आपको, तो रोमन की पीएच है और उसकी आकृति कैसी होती रोमन की, तौलिए नुमा, वो बात हो गई थी। चलो ठीक है, अब देखो मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूं। क्या करना चाह रहा हूं रे? हाँ, अरे इधर देखो, बहुत लेवल की बात है, मोतियों से महंगी बात है, सबसे 2-2 रुपए लूंगा बेटा मैं। इधर देखो, मजाक कर रहा हूं, इधर देखो बेटा। तो अपन एक फोटूडो ले ला, कहीं ले ला, फोटूडो। ये सब आपको स्टोमक तो बताया था ना मैंने, फोटो रोमन की आकृति कैसी होती है, फोटो दिखाई थी ना मैंने आपको। अरे भूल गए होगे आप तो, वापस बहुत देख लिए। मतलब ये क्या होता है, रेटिकुलम, मधुमक्खी के छत्ते के समान। ये रोमन होता है बेटा तौलिए नुमा, टर्किश टॉवेल के जैसा। कैसा होता है? टर्किश टॉवेल के जैसा होता है। पर जो अपन बात अभी मुद्दे की बात है वो करते हैं अपन, है ना, बाकी बात नहीं करेंगे। एक फोटो ले लेते हैं, क्योंकि कोई ढंग का क्वेश्चन आ गया ना तो फिर लंबे हो जाओगे। सिंपल सी बात है, हनीकॉम जैसा पेट रही है तो पूरी जनता को ही पता है, कौन सा अपन ने कोई तीर मार लिया। इधर देखो, ये है आपके सामने गाय। क्या है जी? गाय है। अब ये है बेटा इसका मुंह, क्या है रे? ये है इसका थोबड़ा। अब इस थोबड़े से उसने भोजन को ग्रहण किया, तो कहां गया? रुमन में गया। कहां गया? भोजन कहां गया? रूमन में गया। और जो सबसे पहले जो भोजन जाता है बेटा मुंह के अंदर, उसको बोलस बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? उसको बोलस बोला जाता है। क्लियर बात? ये सर मुंह है, ये सीधा ही कहां गया? भोजन है, रूमन में गया। और रूमन को प्रथम आमाशय बोला जाता है। द्वितीय आमाशय किसको? रेटिकुलम को। तृतीय आमाशय किसको? ओमेजम को। और चतुर्थ आमाशय किसको बेटा? एबोमेजम को बोला जाता है। ये कन्फर्म बात है। चलो सर, अब रोमन में होगा भोजन का किण्वन। क्या बातें हुई थी क्या? ये थोड़ी हुई थी, हुई थी क्या? और भी बातें करनी है। भोजन का क्या होता है बेटा यहां पर? किण्वन। फर्मेंटेशन ऑफ फूड कहां होता है? रोमन में। और यहां 3 साइकिल प्रति 2 मिनट की दर से भोजन घूमता है सब। यहां से फिर कहां जाएगा? यहां से फिर कहां जाएगा बेटा? रेटिकुलम में जाएगा। कहां जाएगा? हाँ, रोमन से जाएगा कहां पे? रेटिकुलम। ये छोटा सा भाग होता है। और रोमन से रेटिकुलम में आने के बाद वापस मुंह में जाएगा भोजन, जानवर वापस मुंह में लेगा। अरे अब देखो, यानी कि रेटिकुलम से गया मुंह में, इसको बोला जाता है बेटा कड। इस भोजन को क्या बोलते हैं? कड बोलते हैं। अब ये जो गया है सर, इसको प्रोसेस को क्या कहेंगे? रीगर्जिटेशन बोला जाता है इसको। आवाज कोई नहीं करे, चुपचाप देखो इधर। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा? रीगर्जिटेशन।
टेशन बोला जाता है इसको। क्लियर? तो मैं कह सकता हूं सर, जुगाली की शुरुआत कहां से होती है? जुगाली की शुरुआत कहां से होती है? रेटिकुलम से। इसको एग्जामिनर इंग्लिश वाला वर्ड भी लिख सकता है जिसको बोलते हैं रूमिनेशन। क्या बोला जाता है? रूमिनेशन बोला जाता है। थोड़ा ऊपर नीचे था। रीगर्जिटेशन। अब जो बेटा जो गया है भोजन, इसको बोला जाता है कड। क्या बोला जाता है? कड। और इसको क्या बोलेंगे? बोलस। अब यहां पर जानवर बेटा भोजन को चबाएगा। क्या करेगा? चबाने को बोलते हैं रीमेस्टिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ। फिर यहां करेगा, क्या करेगा? भोजन को चबाना। भोजन को वो क्या करेगा बेटा? चबाएगा। अब इस चबाने को बोलते हैं बेटा रीमेस्टिकेशन। क्या बोला जाता है? रीमेस्टिकेशन बोला जाता है। ठीक है। अब चबाने के बाद में पुनः भोजन को निगलेगा। पुनः निगलना। अब इसको बोला जाता है बेटा रीस्वेलोविंग। क्या बोला जाता है? रीस्वेलोविंग बोला जाता है। अब देखो यहां पर उसने चबा लिया भोजन को, फिर चला जाएगा बेटा कहां? ओमेजम में। कहां जाएगा? ओमेजम में जाएगा। कहां जाएगा? ओमेजम में जाएगा। और ओमेजम में बेटा अतिरिक्त पानी का क्या होगा? अवशोषण होगा। क्या होगा? अवशोषण। फिर भोजन चला जाएगा बेटा एबोमेजम में। कहां चला जाएगा? जहां पे भोजन का पाचन होता है। पाचन होने के बाद में छोटी आंत, बड़ी आंत, फिर गुदा के रास्ते गोबर आ जाएगा बाहर। ठीक है, तो इसको रीस्वेलोइंग बोल दिया। ओमेजम के बाद कहां गया बेटा? एबोमेजम। और इस एबोमेजम में क्या हुआ रे? पाचन हुआ था। क्या हुआ था? पाचन। यहां क्या हुआ? अतिरिक्त पानी का क्या हो गया? अवशोषण हुआ। क्या हो गया? अवशोषण हो गया। एबोमेजम के बाद जाएगा छोटी आंत। कौन सी आंत रे? फिर कहां जाएगा? बड़ी आंत। फिर कहां जाएगा? गुदा के रास्ते क्या आ जाएगा? गोबर आ जाएगा। अब देखो जो एबोमेजम से जो बेटा गया है छोटी आंत में, इस भोजन को बोलते हैं बेटा कायम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कायम बोलते हैं। क्या बोलते हैं रे? कायम बोलते हैं। अब यहां और क्वेश्चन बनते हैं कि सर ग्लैंडुलर स्टोमक कौन सा? ग्रंथिलामाशय। ऐसा क्वेश्चन आ गया ना कि सर बताओ निम्न में से ग्रंथिलामाशय कौन सा है? एबोमेजम। और मुर्गियों में प्रोवेंट्रिकुलस। कौन सा? सर ये क्या होता है? ऐसा आमाशय जिसमें ग्रंथि पाई जाती है जो पाचक रस का, जठर रस का, गैस्ट्रिक जूस का श्रावण होता है वहां से, जो कि भोजन को पचने में मदद करती है। ठीक है, तो ये बनाया हुआ है आपके? बनाओ इसको, लेवल की बात है ये। या ऐसा करो कोई व्हाइट सा पेज ले लो अलग से और इसको चिपका देना इस टोपी की जगह। यहां ऐसा पेज निकाल लो ना कोई। अरे कोई एक व्हाइट पेज निकालो, आधा काट लो, जहां टॉपिक है उसको चिपका देना, खुला खुला रखना। ऐसा स्कीम नहीं आता ये करना आपको? आता है तो करो फिर। लिखो लिखो बेटा। अरे बहुत मजेदार चीज है ये, हल्के में नालियों में इतरे, क्योंकि ये टॉपिक ढंग से ना 11th में ना 12th में। आ गई बात समझ में? कुछ नहीं है अपने 11th 12th में, तो ऐसे थोड़ी टॉपिक कोई। अरे मैंने डिजीज भी तैयार कर रखी है, 20 बीमारियां लिखाऊंगा, जीवाणु जनित बीमारियां। और आप चाहो तो ठीक है, मेरे कोई नहीं, मैं तो नहीं लिखाऊंगा, मेरे क्या है, मेरे टाइम बचेगा। अरे मैंने ये आउट ऑफ सिलेबस का टंटा खत्म कर रहा हूं मैं तो। फिर आप चाहते हो कि सर नहीं, तो फिर नहीं, अपन के क्या है। सर राजस्थान जीके के लिए लूसेंट बुक के बारे में क्या कहोगे? मुझे पता ही नहीं लूसेंट है कि लूसी है ये।
आपको बस ये है कि जो भी चीज गुरु जी पढ़ा रहे हैं उसको 10 बार पढ़ना पड़ेगा, राजस्थान जी के यही सीन होता है। समझ गए क्या? तब जाके कोई मामला बैठता है, क्वेश्चन निकालो बढ़िया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बस ये है। और बाकी मुझे अच्छी लगती है ब्रह्मास्त्र करके आती है बुक, मुझे बहुत अच्छी लगती है। अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ, सब चीजें एग्जिट मिलती है। अब आपके एग्जाम में ये ज्यादा आती है कल्चर, उस कल्चर को भी लिए ला के रखो, ब्रह्मास्त्र करके आती है। आपके मोबाइल नंबर तो बता देना सर जी। मेरे मोबाइल नंबर मैं यूज नहीं करता, मैं तो वो करता हूँ वो अपने HTTP जाके एक रिव्यू डालर बात करने वाला आदमी हूँ मैं। सिक्का रखू मेरे जेब के मायने नहीं। ललित शर्मा। अब इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आता ना ऐसा उल्टा पुल्टा, तो वो अपने गलत नहीं होगा, कैसा भी दे दे चाहे, अपन उसके लिए रेडी हैं। देव नारायण गुर्जर, ये तो बेटा आपके गुरुजी को ही पूछो ना, जीके वाले सर को। मुझे क्या पता, ऐसे सजेशन उनसे खुद से ही लो आप। तो अंगूठा विधि से दुग्ध दोहन में कितना टाइम लगता है? दुग्ध दोहन में 5 मिनट लगता है। बातें करेंगे अपन दूध वाले टॉपिक से भी, है ना। मैं तो आया मिल्क वाले के लिए था, पर मैंने कहा और करवा देते थे अपडेट, समय के हिसाब से जरूरी है ये चीजें। 2026 का जमाना होगा, पैटर्न भी चेंज होते हैं एग्जामिनर के दिमाग में, कि थोड़ा ये डालता हूं और थोड़ा ये भी डाल दो, है ना। आउट ऑफ सिलेबस आए तो कोई अंगुली उठा सकता है कि भाई क्यों दिया, देता है, उसकी मनमर्जी चलती, इसमें क्या है भाई। आउट ऑफ सिलेबस देगा तो भाई मेरिट कम चली जाती, बात तो वही है। पर अपने सही हो ना कम से कम। और भी आपके कोई वो जानकार तो उनको भी बता देना रे। लो सोनू चौधरी सर, गाय का चित्र बनाना है क्या? अरे चले क्या? तो 3 चीजें याद रखें मित्र। एक तो ये रीगर्जिटेशन वाली बेटा, और एक ये रीमेस्टिकेशन, और एक ये रीस्वेलोविंग। क्या होता है सब अपन ने बातें कर ली है। ओके चलो। और बॉलस कौन सा रे? मुंह से रूमन में गया उसको बॉलस बोलते हैं। रेटिकुलम से जो मुंह में गया उसको क्या बोलेंगे? उई भाई, उसको क्या बोलेंगे? कड बोलेंगे, ठीक है। और एबोमेजम से जो छोटी आंत में भोजन जो आया उसको बोला जाता है बेटा कायम बोलते हैं। क्लियर है? चले आगे। चलो, और जन्म के बाद रूमन कब डेवलप होता रहे? 4 से 5 महीने बाद में। कब रे? 4 से 5 माह के बाद में सब रूमन डेवलप होता है,
ये बात भी लिख रखी है ना। चले आगे। अब लिख लो नोट लगा के, इसी टॉपिक में नोट लगा के लिखो ग्रंथिल आमाशय, है ना। नोट लगा के लिख लें ग्रंथिल आमाशय। ग्रंथिल आमाशय यानी कि ग्लैंडुलर स्टोमक। ग्लैंडुलर स्टोमक क्या होता है रे? ग्लैंडुलर स्टोमक क्या है बेटा? ऐसा आमाशय जिसमें ग्रंथि पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ग्रंथि पाई जाती है ना। लिख लो ऐसा आमाशय, ऐसा आमाशय जिसमें ग्रंथि पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ग्रंथि यानी कि ग्लैंड पाई जाती है। जिसमें पाचक रस या जठर रस या गैस्ट्रिक जूस का पाचक रस या जठर रस या गैस्ट्रिक जूस का स्रावण होता है। अब आपको एग्जामिनर पूछेगा सर ग्रंथिल आमाशय कौन कौन सा होता है ना। जानवरों में कौन सा ग्रंथिल आमाशय होता है? पशुओं में। पशुओं में कौन सा होता है बेटा? और मुर्गियों में कौन सा होता है? पशुओं में कौन सा होता है बेटा? एबोमेजम ग्रंथिल आमाशय, और मुर्गियों में प्रोवेंट्रिकुलस। ठीक है। सर मारवाड़ी भी बोल दिया करो, मैं भूल गया हूं मारवाड़ी। आपको कंप्लीट करवा के जाऊंगा, ये एक सप्ताह अपना ही है। ठीक है, क्यों भाई? सही बात है ना। पूरा ही खात्मो कर ही जाऊं बस, और के। चलो चले आगे। सर आप कोटा होगे क्या? कोटा तो बेटा देखो, अब क्या पता यहाँ पे भी बैच है, फुल बैच है। देखो हाँ, पर यह है कि फैकल्टी यही की होगी, है ना। वो जैसे भी है, जैसे 7 दिन कोई, 7 दिन कोई, यूं रहेगा, है ना। नहीं नहीं, वो इतना भाई साहब कोटा में क्या करेंगे। चले आगे। आप में से कोटा का कौन है? 12? अच्छा, 13 कोटा से। चले आगे। चलो आवाज नीचे। टॉपिक निकालो बेटा एआई वाला, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अरे क्या मैंने आपको बताया था क्या फ्रेंच मिनी के बारे में? क्या था वो? फ्रेंच मिनी जो है सर, क्या थी वो? स्ट्रा थी, सीमन स्ट्रा थी। देखो इधर देखो, इस एआई वाले टॉपिक में स्टैंडर्ड जो चीज है, एक मैंने चीज लिखवाई थी आपको, वीर्य उत्पादन। वीर्य
निस्तारण क्षमता, वीर्य निस्तारण क्षमता, सीमन प्रोडक्शन है ना। सीमन प्रोडक्शन जो है, आप लोग घोड़े में 125 ml लिखो, घोड़ा में लिखो 125 ml। ये एक सर्विस की बात हो रही है, एक बार में वन सर्विस की बात हो रही है। एक सर्विस में सर 125 ml, कितना? 125 ml। और सुअर में, अरे आवाज नहीं बेटा, सुअर में जो है वो रेंज लिख रखी है अपन ने 250 ml, तो वही है सर 215 से 250 ml, तो रेंज वो सही है। और घोड़े में 125 ml कर लेना, कितना? 125 ml। एक पॉइंट ये, एक वेरी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, 2016 AAO के अंदर क्वेश्चन था, वीर्य में वो शुक्राणुओं की सांद्रता का, संख्या जिसको बोलते हैं, तो सर वो गलत था AAO 2016 वाला, उसने 2 मिलियन तक की वो थक गया। तो 1 ml वीर्य में सांड के अंदर 1200 मिलियन शुक्राणु होते हैं। कितने? 1200। तो ये एक लेवल की बात है। आ गई बात समझ में? तो लिखो इसको पॉइंट सेकंड, आवाज नहीं करें बेटा। एक फर्स्ट पॉइंट था ये, सेकंड पॉइंट है शुक्राणुओं की सांद्रता, पूछा जाता है शुक्राणुओं की ये हर जगह चीजें मिलती नहीं है, समझ गए। सांद्रता, और सांद्रता भी सर पूछेगा आपको मिलियन प्रति ml, मिलियन प्रति ml। तो मिलियन प्रति ml सांड के अंदर कितनी आपको पूछेगा, तो क्या ऑप्शन सही करोगे? 1200 मिलियन प्रति ml, मिलियन प्रति 1200 मिलियन प्रति ml। और मेढा में, मेढा में होता है बेटा, मेढा जानते हो क्या? भेड़ा, उसमें होता है बेटा 3000 मिलियन प्रति ml। एक ml को काट दें क्या? काटेगा क्यों? किसका बोल रहा है? अरे 1 ml शुक्राणु के अंदर कितने मिलियन शुक्राणु होते हैं सर? संख्या 1200 मिलियन है ना। और मेढे में 3000 मिलियन प्रति ml। लिख लिया? चले आगे। एक तो ये था। अब एक पॉइंट आता है और इसी के अंदर, गतिशील मोमेंट वाले की बात कर रहे हैं। किसकी रे? मोमेंट की बात करें। गतिशील शुक्राणुओं की संख्या, गतिशील मोमेंट। देखो अपन ने एक MBR टेस्ट था, उसमें गतिशीलता जो है 40% तक अनिवार्य है, ये लिखा था। गतिशील शुक्राणुओं की संख्या लगभग कितनी % होती है? तो मोमेंट की बात करें, सांड में 70%, कितना रे? सांड में 70%, और मेढे में जो है, मेढे में होती 75%। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों ही बेटा।
बाकी पशु इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? अरे ये 2 याद कर लेना, है ना। बाकी ऐसे तो यहाँ पे देखो घोड़े का भी है ना 125 लगभग मिलियन प्रति एमएल है, क्योंकि घोड़े में 125 एमएल यूं करके याद कर सकते हैं। घोड़े का पूछे तो 125 मिलियन प्रति एमएल, सांड जी का पूछे, उसका सोल्डे का पूछे तो 200 मिलियन प्रति एमएल। कितना? 200। पर ये वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसमें भी सबसे ज्यादा कौन सा रही? सांड जो है। ठीक है, लिख लिया ये, लिख लो। चले आगे, एक आवास वाला टॉपिक देखो। आवास, आवास में जो गाय में 7.4 लिख रखा ना, वहां पे 7.0 कर लो, या 7 कर लो, खाली 7। हाँ, 7 वर्ग मीटर निकालो टॉपिक में। हाँ, 9.2 को हटा के 7 वर्ग मीटर कर लो आप, है ना। 7 वर्ग मीटर, कितना वर्ग मीटर है? 7 वर्ग मीटर। और भैंस के अंदर कर लो 8 वर्ग मीटर। ये स्टैंडर्ड बिस, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, किसके अनुसार? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार। खाली गाय और भैंस में कर लेना। और देखो, अब एक नांद का आकार पूछा जाता है। किसका आकार बेटा? नांद, जिसको अपन मेंजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं रे? आवाज नीचे। एक तो अपन ने यूं लिखा था, याद करो, 0.8 से 1 मीटर ये लिखा था ना, और एक अपन ने 2 से 2.5 फीट भी लिखा था। परंतु स्टैंडर्ड जो गाइडें हैं बेटा, उसमें ये दोनों ही यूं नहीं लिखा जाता, वहां इंच में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? इंच में। तो मैं लिख देता हूं जानवर, इधर मैं जानवर लिख देता हूं। इधर देखो, गाय, भैंस, अरे आवाज नहीं, गर्भित गाय भैंस। कौन से? गर्भित गाय भैंस। और इधर सांड महाराज लिख देते हैं। देखो, गाय के अंदर तो है बेटा 20 से 24 इंच। कितना है? ये यूं भी तो ये कॉमन सेंस की बात है बेटा, आपको ही पता होना चाहिए कि 1 फीट में कितने इंच होते हैं? 12 इंच होते हैं। 2 फीट में 24 इंच हो जाएंगे। ठीक है। और यहां पे देखो बेटा, ये जितने भी बाकी बचे हैं ना, तो इनमें है बेटा 24 से 23 इंच। कितना? 24 से 30। और इधर 24 से 30 इंच, और इधर भी 24 से 30 इंच। हाँ, तो ये पढ़ा ना बेटा डेटा, ये वाला नहीं ऑप्शन में देना, ये वाला तो फिर कौन सा मानना बेटा? ये वाला जो ऑप्शन मिला, तो इसमें से देख के सही कर देना। ठीक है ना भाई? ये वाला ऑप्शन में नहीं हो तब की बात है ये, है ना। पढ़ा रहे वो तो फिर वो वही करेंगे। एलिफेंट का बताओ। एलिफेंट का बेटा 1 लीटर, एलिफेंट का है 1 लीटर। वीर्य प्रोडक्शन, सीमन प्रोडक्शन, हाँ 1 लगभग 1 लीटर है सर। तो वो हाथी का क्यों पूछेगा? अकॉर्डिंग टू सिलेबस देखो, एक तो सांड, मेढा, और ज्यादा से ज्यादा घोड़ा और सुअर, 2-4 ही लोगों को ध्यान रखना आपको।
ऐसे नहीं तो मनुष्य का भी लिखा रखा वहां पर 3.5 ml। कुत्ते का भी है, कुत्ते का कितना लिखा रखा था 12 ml, तो वो लगभग 11 ml है, लगभग समथिंग रेंज है 8 से 11 ml, 8 से 11 ml स्टैंडर्ड जो है। पर कोई नहीं पूछेगा कुत्ते कुत्ते को, ऐसे तो कोई घंटे का ही पूछ लेगा, पर नहीं तो थोड़ी पूछ सकता, नहीं पूछेगा। सर पशु आवास का लंबाई चौड़ाई, क्या इसमें डाउट है क्या आज भी? पशु आवास की लंबाई चौड़ाई में फिर से दिखा रहा हूं आपको, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इधर भैया ने क्वेश्चन पूछा कुंदन डांगी ने कि सर एक बार पशु आवास की लंबाई से हमें थोड़ा वापस बता दीजिएगा। इधर देखो, पशु आवास की लंबाई चौड़ाई से अपने को कोई मतलब नहीं, मेन ये लंबा अक्ष देखा जाता है। अकॉर्डिंग टू 12th, सुनो, अकॉर्डिंग टू 12th आरबीएससी की मैं बात करूं तो वहां पे दे रखा है बेटा आपके लंबा अक्ष जो है वो दे रखा है पूर्व पश्चिम। क्या दे रखा है? अब देखिएगा, मेन समस्या जो है वो 12th की बुक है सर। कौन है? अब वो छप रखा 2016 से ही, अब उसको कोई बदलना ही नहीं चाह रहा सर। अब उसने यूं सिंपल सा ही लिख के छोड़ दिया कि लंबाई जो है सर पूर्व पश्चिम में। सही बात है, आप गलत नहीं हो सर वहां पर, परंतु देखो मैं यहां पे पशु आवास बना देता, इधर लिख देते हैं अपन उत्तर, इधर लिख देते हैं बेटा दक्षिण, और इधर पूर्व, इधर पश्चिम, इधर मैं सूर्य बना देता हूं। यह है सर। अब सर इसकी जो डायरेक्ट जो किरणें हैं सर, है ना, इस पर पड़ेगी उत्तर दक्षिण पे या पूर्व पश्चिम पे सर नहीं पड़ेगी। पशु आवास की लंबाई सही बात है सर पूर्व पश्चिम में होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि सर सर्दियों की ठंडी हवाएं सीधे पशु आवास पर नहीं आए और गर्मियों की गर्म हवाएं सीधे पशु के संपर्क में नहीं आए सर। परंतु जो डेयरी बार्न है, क्या बार्न जानते हो आप? अरे गाय भैंस के आवास को बार्न बोलते हैं, लिखा रखा आपको, देख लो। गाय भैंस के आवास को क्या बोलते हैं? बार्न। तो जो डेयरी बार्न है, दूध देने वाले जो पशु है सर, डेयरी बार्न, गाय भैंस की बात हो, डेयरी बार्न की लंबाई जो है सर वो उत्तर दक्षिण में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए? उत्तर दक्षिण में होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि सर वो फर्श जो है जहां गाय भैंस दूध निकालने का जो स्थान है, वो फर्श जो है निसंक्रमित रहे। क्या रहे? तो उसकी लंबाई जो है कैसे होनी चाहिए? उत्तर दक्षिण। तो पिछली बार जो लॉन्ग एक्सिस दे रखा था, अब उसने किसी ने कोई जिद किया नहीं सर, वो उत्तर दक्षिण सही माना था। उसने क्या माना था पिछली बार? उत्तर दक्षिण सही माना था। लॉन्ग एक्सिस जो उसने डेयरी बार्न के हिसाब से मान लिया। आगे भी सर ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करें? यदि सिंपल सी बात पूछ रहा है कि पशु आवास की लंबाई बता दीजिएगा, तब क्या मानेंगे? पूर्व पश्चिम। ठीक है, और डेयरी बार्न वगैरह का दे दे तो क्या हो जाएगा? उत्तर दक्षिण हो जाएगा। ठीक है, चलो अब थोड़ा मुर्गियों के आवास के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। किसके बारे में? मुर्गियों के आवास के बारे में। मुर्गियों का आवाज भी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो जो लाइनें लिख रखी ना वही याद कर लेना है ना, 11th के अकॉर्डिंग।
जितना भी साइज वगैरह दे रखा है वो याद कर लेना आप। तो अब अपन बात करें सर, एक है डीप लीटर सिस्टम। अपन ने एक लिखा था ना, डीप लीटर सिस्टम, डीप लीटर सिस्टम, इसको बोलते हैं गहरी बिछाली प्रणाली। देखो इधर, गहरी बिछाली, जो बिछावन जो होती ना, वो बिछावन पे क्या क्या काम में लेते हैं अपन? बिछावन में सर भूसा, लकड़ी का बुरादा, पत्तियां, इसको काम में लेते हैं सब, ठीक है। और मुर्गियां इसको खाती, फिर निकालती पोटी, मतलब पोटी निकालती है। फिर ये पोटी जब बिछावन के साथ मिश्रित होती है तो विटामिन B2 एवं विटामिन B12 का निर्माण होता है। तो जब मुर्गियां पुनः इसको खाती है तो उनको सर जो है पोषक तत्वों का पुनः चक्रण होता है। इस क्रिया को रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी कहा जाता है। किस किस का? विटामिन B2 और B12 का। B12 को बोला जाता है एनिमल प्रोटीन फैक्टर। अरे वो छोड़ो, साइनोकोबालिन में एनिमल प्रोटीन फैक्टर या चिक ग्रोथ फैक्टर कहा जाता है इसको। और B2 को तो आपके राइबोफ्लोविन, और इसी के कारण सीमन का पीला रंग होता है। ये बात हुई थी क्या? ओके, चलो। गहरी बिछाली प्रणाली, हाँ, गहरी बिछाली प्रणाली बोलते हैं। ओए, आवाज नीचे लिखो। सर गांव कद आओ? गांव तो जाऊंगा 6 तारीख जाऊंगा, नहीं 6 को नहीं, 7 को जाने का विचार है। ट्रेन, ट्रेन में बैठूंगा, ट्रेन से जाऊंगा अजमेर, अजमेर से मेरे गांव जाऊंगा। हाँ, ये रूट होगा। देखो है, हाँ यार, हमला भी हो सकता है, ये भी है। पर रात को मेरे को रात का सफर लगता है वो भयंकर, रियलिटी में। सुबह सुबह चले जाएंगे आराम से, मजे से। क्या हो गया? मेरा टाइट टाइट हो गया ना ट्रेन में? चलो वाह, ठीक है, ये बात अब कल करेंगे बेटा। इसके बाद किसी का आंसर? ओ, यहां पे ही है क्या? गांव का नाम है बेटा एल डोराडो।